बच्चों आइए हम लोग सारणिक के अंतिम अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 4.6 4.6 का हम आपको आज थ्योरी समझाते हैं। यह है आपका चैप्टर सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग पे। तो सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग किस प्रकार हम लोग करेंगे उसके विषय में हम लोग सीखते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आसानी से आप देखिए इस वीडियो को और आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। और इसका प्रश्नमाला 4.6 का वीडियो हम पहले से आप लोगों के अपने चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। पहले इसे देखने के बाद आप लोग प्रश्नमाला 4.6 का वीडियो देखिएगा तो आसानी से समझ में आए। तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या है? 2 और 3 चरों के रैखिक समीकरण के निकाय। निकाय मतलब क्या कहता है? सिस्टम का हल। कितने चर? 2 चर का पढ़ना है आपको। 2 चर का निकाय कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा? देखिए बाबू, 2 चर के लिए 2 चर, 2 चरों, 2 चरों के लिए 2 चर। चर किसको कहते हैं? एक्स वाई, जिसका मान परिवर्तित हो। जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये 2 चर का रैखिक समीकरण। रैखिक कैसे हुआ? x और y का घात क्या है? 1। x और y का घात क्या है? 1। समीकरण का निकाय सिस्टम है। मतलब जब एक से अधिक समीकरण दिए जाए उसे निकाय कहते हैं। एक से अधिक समीकरण दिए जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकाय। तो ये 2 चर के रैखिक समीकरण का निकाय है। और इस समीकरण का x और y का हल किसके प्रयोग से? सारणिक और अवयव के मदद से निकालने को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। और 3 चर, 3 चर का कैसा समीकरण होता है बाबू? 3 चरों, 3 चरों को थोड़ा ध्यान देखिएगा बाबू। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये 3 चर का रैखिक समीकरण है। 3 चर के 3 रैखिक समीकरण को हम लोग समीकरणों के निकाय कहेंगे। समीकरणों के निकाय। और यहां पर x y z का मान निकालना हल कहलाएगा। ठीक है। इसका यही अनुप्रयोग हम लोगों को पढ़ना है। और रैखिक समीकरणों के निकाय की संगतता, कंसिस्टेंसी, किस प्रकार का यह समीकरण है, यह समीकरण किस प्रकार का हल देगा। हल के आधार पर 2 प्रकार के समीकरण होते हैं, संगत समीकरण और असंगत समीकरण। संगत समीकरण ऐसे समीकरण जिनका हल संभव, जिनका हल संभव, ऐसे समीकरणों के निकाय जिनका हल संभव उसे संगत समीकरण कहते हैं। हल संभव होना, तो हल 2 प्रकार का होता है बाबू। आप लोग 10th क्लास में इसे पढ़े हैं। रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं? तो 2 प्रकार के आप लोग पढ़े। एक हल यानी अद्वितीय हल और एक से अधिक हल यानी अनंत हल। तो हल 2 प्रकार के होते हैं। या तो अद्वितीय हल होंगे यानी एक हल आएगा, x और y का एक समुच्चय मिलेगा। x y का आपको एक समुच्चय मिलेगा। और अनंत हल में x y के अनंत समुच्चय मिलेंगे, अनंत आपको क्रमित युग में मिलेंगे। तो उसे हम लोग अनेक हल बोलेंगे। तो ऐसे हल वाले समीकरण निकाय को हम लोग संगत समीकरण कहते हैं। संगत निकाय या संगत समीकरण कहते हैं। तो समीकरण 2 प्रकार के होते हैं बाबू। समीकरण 2 प्रकार के। पहला संगत, संगत निकाय, संगत निकाय, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, CONSISTENT, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा समीकरण निकाय जिसका हल संभव हो, ऐसा
समीकरण निकाय, समीकरणों का निकाय, निकाय निकाय जिसका जिसका हल हल संभव संभव हो। तो कैसा हल संभव होगा? एक या अनेक हल, एक या अनेक हल संभव हो। आप लोगों को पता है, सब चीज जानते हैं कैसे एक हल के लिए क्या शर्त है। एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं आप लोग, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अनेक हल को आप लोग कहते थे अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल। संगत निकाय, संगत निकाय कैसे कहते हैं? ऐसे समीकरणों के निकाय जिनका जिसका हल संभव हो। संभव कहने का मतलब कैसा हल होएगा? या तो एक आएगा, एक y का एक युग्म होगा, एक युग्म क्रमित युग्म आपको मिलेगा। और अद्वितीय में अनेक हल में कैसा मिलेगा? आपको एक से अधिक आपको मान निकल के आएंगे। दूसरा आता है असंगत समीकरण, असंगत निकाय, असंगत निकाय। असंगत निकाय किसको कहा जाएगा बाबू? असंगत निकाय, असंगत निकाय, नॉन कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। असंगत निकाय, नॉन कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, असंगत निकाय, नॉन कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या कहलाएगा? ऐसा समीकरणों का निकाय, ऐसे समीकरणों के निकाय, ऐसे समीकरणों के निकाय, समीकरणों के निकाय जिनका हल, जिनका हल असंभव हो, असंभव हो असंगत, असंगत निकाय कहलाते हैं। जिनका हल असंभव, जिनका x y का मान नहीं मिले, वैसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? असंगत निकाय। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10th क्लास में आप लोग इसका आलेखीय विधि पढ़े होंगे। जैसे ये कैसे होते हैं? रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण सरल रेखा होता है। जब ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर, तो आप लोग बोलते थे अद्वितीय हल। थोड़ा सा याद करने के लिए बात बता रहे हैं, अद्वितीय हल। अगर रेखा एक दूसरे पर समपाती हो, रेखा एक दूसरे पर क्या हो? समपाती हो, एक दूसरे पर समपाती हो, तो अनेक हल या अनंत हल, अनंत हल प्राप्त होगा। और रेखाएं जब समानांतर होती हैं तो क्या होता है? हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। ऐसे रैखिक समीकरण के हल संभव नहीं है। दो चर के आप लोग रैखिक समीकरण का हल 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, वही चीज है। तो इन दोनों को, अद्वितीय हल और अनंत हल को हम लोग क्या बोलते हैं? संगत निकाय, संगत निकाय। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है संगत निकाय। और इसे कहा जाता है बाबू असंगत, असंगत निकाय, असंगत निकाय। बात समझ में आया? संगत निकाय और असंगत निकाय। अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक समीकरण निकाय। थोड़ा देखिएगा, 3 चर पे आप लोग दिखा रहे हैं कैसे इसे आव्यूह के रूप में हम लोग परिवर्तित करते हैं। by c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। थोड़ा देखिएगा बाबू, अब हम लोग यहां से 3 आव्यूह को परिभाषित करते हैं। आव्यूह ए, आव्यूह
ए बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। ये इस आव्यूह का नाम है गुणांक आव्यूह, चरों के गुणांक आव्यूह, चरों के गुणांक आव्यूह, ये हुआ। यहां पर आपको चर के क्या है गुणांक, a1 b1 c1 लिख दीजिए, a1 b1 c1। नेक्स्ट का a2 b2 c2, लाइन से लिखिएगा a2 b2 c2, और इसका a3 b3 c3, एक आव्यूह हुए बन गया a, जो चरों के गुणांक का आव्यूह होगा। b अब आता है बाबू, एक होता है x, बड़ा से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे चर आव्यूह। चर आव्यूह कौन कौन से आपके चर हैं बाबू, x y z, तो इसे x y z। अब बताइए ऐसा क्यों लिखा गया है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, इसे हम लोगों ने कितना होगा 3 गुना 1 में ही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए बाबू इसका 3 गुना 3 है, इसका कोटि 3 गुना 3। अब हमको 1 गुना x करना है तो उसमें 3 आपको पंक्ति होना बहुत जरूरी है, और एक स्तंभ 3 कर दिए तो हमारे पास 3 गुना 1 आएगा। बात समझ रहे, तभी हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। और एक लास्ट में आता है बी आव्यूह होता है बाबू, बी आव्यूह को कहा जाता है अचर आव्यूह, अचर आव्यूह, जो आपके अचर पद है आव्यूह। तो ये आपका हो गया d1 d2 d3। अब देखिए बाबू, अब इन दोनों में एक संबंध है a इंटू एक्स बराबर बी, a इंटू एक्स बराबर बी। यही है रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह रूप। ये आव्यूह में इसका रूप है, इसका आव्यूह रूप। इस समीकरण का, इस निकाय का यह आव्यूह रूप है। कैसे, तो गुना करके आप देखिए बाबू, गुना करके a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहां पर लिख दीजिए x y z, यहां पर लिख दीजिए b क्या है d1 d2 d3 d3। ठीक है, गुना कीजिए। कैसे गुना होगा, a1 a2 a3, किससे गुना होगा, x प्लस 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 b1 b2 b3, किससे गुना होगा, y, फिर किससे गुना होगा, c1 c2 c3, किससे गुना होगा, z बराबर d1 d2 d3। अब देखिए दो आव्यूह बराबर है, कब बराबर होंगे, जब इनके संगत पद बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर। ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर, इसलिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y बराबर c3z बराबर d3। तो देखिए क्या इस रैखिक समीकरण निकाय का यह आव्यूह रूप कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि इसको हल करने पर वही मान आता है। तो ये आव्यूह रूप, तो ये क्या कहलाता है, एक बार रिवीजन कीजिएगा, चरों के गुणांक का आव्यूह, चरों के गुणांक का आव्यूह। x क्या कहता है, चर आव्यूह, b क्या कहलाएगा, अचर आव्यूह। ठीक है बाबू, b क्या कहलाएगा, अचर आव्यूह। बात समझ में आए। अब आइएगा नोट 1 देखते हैं, यदि b बराबर o, ये शून्य आव्यूह है, o यहां पर है, ये क्या है बाबू, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह कहने का मतलब है कि ये क्या होता था, b कैसा आव्यूह था आपको, अचर आव्यूह। d1 d2 d3 का मान शून्य है, ये 0 है, शून्य।
अगर D1 D3 D1 D2 D3 का मान शून्य है तो B को हम लोग O कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ऐसा हो A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर 0। अगर सारा इसमें से एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीरो ना हो, सभी जीरो हो। अगर जीरो हो तो समीकरण निकाय एक समघात रैखिक समीकरण कहलाता है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और इसका हल याद रखिएगा हमेशा, हल क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 होगा। x y z 0 होगा तभी यह इसे संतुष्ट कर पाएगा। और ऐसा कोई भी संख्या रख कर देखिए क्या हो पाएगा, नहीं। x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 पर संतुष्ट करेगा। जैसे आपको देगा 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 0, 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 और कहे कि इसका हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब जीरो है, ये सब जीरो है, इसमें से ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए। अगर ये एक भी अगर जीरो नहीं हुआ तो समझ जाइए उसका मान जीरो नहीं आएगा। सब अगर जीरो है तो तुरंत हल लिखेगा, इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। कारण क्या है, ये समघात रैखिक समीकरण है, इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब आइए नोट 2 को देखिए, नोट 2 को ध्यान दीजिए। यदि b नॉट इक्वल टू o, शून्य अवयव नहीं है, यानी कहने को d1 का मान 0 हो नहीं हो, या d2 का मान 0 नहीं हो, या d3 का मान 0 नहीं हो, और कम से कम एक ऐसा d1 d2 d3 में 0 नहीं होना चाहिए, कम से कम। तो मान लीजिए जैसे ये 0 नहीं है, 0 छोड़ के है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, कम से कम एक, तीनों हो सकता है, कम से कम एक 0 नहीं होना चाहिए। तो समीकरण एक समघात रैखिक समीकरण नहीं कहलाता है, यानी इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसमें आपका एक्स वाई जेड का कभी भी मान, तीनों का मान शून्य नहीं होगा, तीनों का मान शून्य नहीं होगा। इसको निकालने के लिए हम लोगों को एक मेथड को पढ़ना होगा, जो इस आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का किस प्रकार से हल करते हैं उसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समघात नहीं रैखिक समीकरण का हल। तो देखिएगा आपको निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। यहां पर c1z है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब ऐसा दिया, इसका हल निकालिए। d1 d2 d3 सभी 0 नहीं होंगे, कोई ना कोई यहां पर नॉन जीरो होगा, तब इसका हल। तो सबसे पहले आप इसे लिख दीजिएगा a बराबर क्या लिखिएगा, a1x a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये लिख दीजिएगा। x लिख दीजिएगा x y z, उसके बाद यहां पर लिख दीजिएगा बाबू b, क्या लिख दीजिएगा, d1 d2 d3, d1 d2 d3, और आप लिखिएगा चूंकि a इंटू एक्स बराबर b,
ये होता है। आप लोग पहले से हम बता चुके हैं कि ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात बराबर, ये आव्यूह रूप इसका लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से आपका केस 1 शुरू होता है। देखिए केस 1, यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब जिसका व्युत्क्रम किया जाता है, क्या शर्त है? डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो जिसका व्युत्क्रम ए इनवर्स, तो क्या आपके पास संबंध है? ए इंटू एक्स बराबर बी। अब इसमें ए इनवर्स से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए इंटू एक्स ए इनवर्स बी। आप लोग को बता चुके हैं कि ए इनवर्स ए क्या होता है? आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और आई इंटू एक्स क्या होता है? किसी भी उसे इकाई आव्यूह से गुना कीजिएगा तो एक्स के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स बराबर क्या आएगा? ए इनवर्स बी। यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के थ्रू आप लोग एक निकाय का हल निकाल पाइएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम आपको अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल सेकेंड 2 कोटि में दिखा रहे हैं। जैसे आपको दिया रहेगा अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इस समीकरण का आपको हल करा है आव्यूह विधि से निकाले, तो सबसे पहले a लिखिएगा। a क्या आएगा? 2 3 3 माइनस 2। उसके बाद x लिखिएगा, x y। फिर लिखिएगा आप b 5 3। सबसे पहले देखिए केस 1 होगा कि नहीं, तो डिटर्मिनांट ए निकालिए। डिटर्मिनांट ए क्या होगा इसका? 2 गुना माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? -4। -3 गुना 3 -9, अरे -13 नॉट इक्वल टू 0। ये तो बाबू केस 1 है, मतलब केस 1 है, तो इस आव्यूह को इस समीकरण से हल निकालेंगे। तो x बराबर आपका क्या फॉर्मूला है? x बराबर a इनवर्स b, a इनवर्स b। अब बताइए a इनवर्स का क्या फॉर्मूला है? आप लोग जानते हैं, एडजॉइंट a बटा में डिटर्मिनांट ए। अब आप लोगों को मैंने 2 कोटि का शॉर्टकट तरीका बताया है एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए निकालने का। क्या शॉर्टकट तरीका है? इनका स्थान परिवर्तन कर दीजिए, -2 यहां पर आ जाएगा 2, इनका चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, -3 -3। अब आ जाइए ए इनवर्स क्या होता है बाबू? फॉर्मूला 1 बटा डिटर्मिनांट 1 बटा -13, तो -2 -3 2। अब -1 बटा -13 को भीतर गुना कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल होके 2 बटा 13, 3 बटा 13 और 3 बटा 13 और 2 बटा 13 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है x इंटू ए इनवर्स बी। x का मान क्या है? xy। b का ए इनवर्स का मान निकल गया 2 बटा 13, 3 बटा 13, 3 बटा 13, 2 बटा 13। b का मान क्या है? b का मान है 5 3। अब इसका गुना आप लोग जानते हैं, बस गुना कीजिए, आंसर बोलिए, गुना कीजिए। 2 बटा 13, 3 बटा 13 किससे गुना होगा? 5 5 प्लस प्लस 3 बटा 13, 2 बटा 13 किससे गुना होगा? 3 3। यहां पर -2 होगा, देखिएगा माइनस गुना होगा तो सॉरी -2, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना? 5 दूनी 10 और 9 10, ये 5 दूनी 10 और 9 19, 19 बटा 13। और ये कितना? पचतियां 15, 15 में से 6 गया, 3 दूनी 6, 15 में से 6 गया तो 9 बटा 13। देखिए x का मान, x क्या है? 19 बटा 13, y कितना है? 9 बटा 13।
x हो गया 19/13 तथा y हो गया 9/13। आंसर अब बताइए कि ये मान सही आया कि गलत। इस मान को यहां पर रख कर चेक कर लीजिए। चेक कोई जरूरी नहीं है करना, ये बता रहे हैं कि सही है कि नहीं, रफ में इसको चेक कर लीजिए। देखिए LHS में कितना है, 2 इंटू एक्स 19/13 अब प्लस 3 इंटू वाई 9/13, तो 13 लघुत्तम हो गया। 19 दूनी 38 और 9 27, तो कितना हो जाएगा 7 14 15 और ये कितना 3 3 2 5 1 6 13 5 65 5 आ रहा है ना। इसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा, मतलब ये सही है। अब बताइए दो कोटि का एग्जांपल के लिए बाबू, दो कोटि का एग्जांपल लेने का है कि सखंडज एडजॉइंट ए निकालने के लिए शॉर्टकट विधि है, लेकिन तीन कोटि का शॉर्टकट नहीं है। हम तो चीज सिखा रहे हैं ये कि ये कैसे होता है, ये चीज सिखाने के लिए ही आपको मैंने इस चीज को बताया है। समझ रहे बात को। इसलिए दो तीन कोटि का रहता तो एडजॉइंट कितना बड़ा हो जाता। तीन कोटि में सबसे पहले उपसारणिक, सखंड, तब सखंडज, तब आपके पास एडजॉइंट आता। तो अभी मैंने आपको दो कोटि का एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया है, ठीक है बाबू। अब इसी में केस 1 में एक नोट लिखना है, तो उसे आप नोट को लिख, नोट केस 1 के लिए एक नोट लिखिएगा बाबू। नोट लिखिएगा केस 1 में। केस 1 क्या है आपका, यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो निकाय संगत कहलाता है। निकाय संगत निकाय कहलाता है। निकाय कैसा होगा, संगत निकाय कहलाता है। और तथा हल अद्वित्व प्राप्त होता है। अद्वित्व प्राप्त होता है। अगर केस 1 यानी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो जो निकाय है, जो सिस्टम है, उसे संगत निकाय कहलाता है। तथा हल अद्वित्व प्राप्त होगा, x और y का एक एक मान आपको प्राप्त होगा ऐसे समीकरण का। ठीक है, बात समझ में आ गया। कितना बाकी है? बस खत्म है। अभी तो थोड़ा सा जी आपका इंटरनेट का हाईएस्ट स्पीड मतलब कितना है? क्या इंटरनेट का हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट का कितना का 10 MBPS तो दिल्ली उल्ली में आम बात है। पूरे वर्ल्ड में वहां पे तो विदेश में तो GBPS आता है। कहाँ पर है? बहुत जगह, सब जगह आता है। पता है कल की आज को पता है कैसे है ताइवान में कि कहाँ पे क्या है 42 TBPS का स्पीड
वही पुराना ही केवल सबसे 42 kbps मतलब कितना हाई इतना स्पीड मतलब चले मेरे हिसाब से तो मोबाइल पूरा हैंग कर ना मोबाइल का हैंग करेगा। 42 kbps का स्पीड से मतलब क्या हैंग होगा। एक बार में आपका दूसरा कहीं बंद हो लगता है तुरंत डाउनलोड अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत अपलोड डाल देते हैं उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगता अपना अपलोड होने। 5G का स्पीड मतलब मौसा जी 1 Gbps जल्दी कर लीजिए 10 GB बस लास्ट है। केस 2 देखिएगा, यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी डिटर्मिनेंट पता चल गया कि शून्य है, तब तुरंत आप लोग उस समय आप ज्ञात कीजिए एडजॉइंट है। इस अवयव का एडजॉइंट निकालिए इनटू बी, उसके साथ बी का गुना कीजिए तो दो गो आपको स्थिति आएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी करने पर नॉट इक्वल टू शून्य अवयव, शून्य अवयव के बराबर नहीं आएगा। शून्य अवयव के बराबर नहीं आएगा तब कोई हल नहीं मिलेगा, तब कोई हल नहीं प्राप्त होगा और वो निकाय असंगत कहलाती है। अगर शून्य अवयव के बराबर आ गया तब उसे अनंत हल प्राप्त होगा और समीकरण संगत कहलाती है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे एग्जाम्पल फिर से समझाते हैं, आपको दो ही कोटि का लेंगे क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे आसानी होगी, तुरंत एडजॉइंट निकालेंगे। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इसका हम आप लोगों से हल पूछते हैं कि क्या होगा, तो तुरंत आप इसे पहले अवयव लिखिएगा a 2 3 4 6 और देखिएगा x y और b 5 7। अब यहां से आप तुरंत निकालिए डिटर्मिनेंट a, कितना आएगा वो 6 दूनी 12 माइनस 4 तिहाई 12, अरे 0 आ गया। केस 2, अब तुरंत मत लिख दीजिएगा असंगत, अभी असंगत नहीं हुआ है। अब तुरंत निकालिए एडजॉइंट है, एडजॉइंट है, एडजॉइंट है, शॉर्टकट तरीका यहां पर चलेगा। इन दोनों का स्थान परिवर्तन, तो 6 यहां पर आ जाएगा बाबू, 2 यहां पर, इनका चिन्ह परिवर्तन 3 माइनस 4 और क्या कैलकुलेट आप लोगों को क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालिए। तो 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, अब इसमें आप लोग b से गुना कर दीजिए। b क्या है 5 7, ठीक है, गुना करके देखिए क्या आएगा 6 माइनस 4, 5 यहां पर 5 यहां पर, माइनस 3 माइनस 2 7, ठीक है। तो क्या आएगा एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या आएगा बाबू, देखिए 5 छक 30, 30 में से 21 घटा 70 का 21, 30 में से 21 घटा 9,
ये कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 7 दूनी 14, 20 14 माइनस 34, तो नॉट इक्वल टू ओ। ओ तो नहीं आया, ओ नहीं आया तो क्या होगा, ओ नहीं आया तब कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा तथा निकाय असंगत है, निकाय असंगत है। और इस चीज को आप लोगों ने, ये तरीका है आपको कोई हल नहीं प्राप्त होने के लिए। और 10th क्लास में इसके लिए आप लोगों ने एक शर्त याद किया था, याद है बाबू? 10th क्लास में आप लोगों ने याद किया था A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 और नहीं बराबर हो C1 बटा C2 के, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यानी रेखाएं समानांतर होंगी, ये देखिएगा बाबू, A1 बटा A2 क्या आया है, 2 बटा 4 कट गया, 1 बटा 2, B1 बटा B2 ये क्या हो जाएगा, 3 बटा 6 कट गया 2 से, 1 बटा 2, और C1 बटा C2 ये 5 बटा 7। देख रहे हैं, ये शर्त लागू है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके क्या हो गए, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो ये आपका 10th क्लास में दिखाने का तरीका था। और 12th क्लास में आव्यूह और सारणिक विधि से हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। कारण क्या है, ये दो रेखाएं क्या है, समानांतर हैं, इनके ढाल बराबर है। आप इसे क्या करते हैं, नियामक ज्यामिति में भी देख सकते हैं कि इनके ढाल बराबर है, ये रेखाएं समानांतर है, इसलिए क्या होंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आया? केस 2 का ए आपको समझ में आया, जब नॉट इक्वल टू 0 हो। अब आइए केस 2 का बी देखते हैं। अब देखिएगा बाबू, केस 2 का बी यहां पर 10 कर देते हैं, 10 यहां पर देखिएगा 10 कर दिए। केस अब क्या है, ए वही आव्यूह है x, बी क्या हो जाएगा यहां पर 10। डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 आ रहा है, एडजॉइंट वही होगा। अब यहां पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10, तो यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 10, तो क्या होगा, 6 5 30 और 3 गुना 10 30, ये हो गया 0। और यहां पर देखिए यहां पर माइनस, यहां पर प्लस हो जाएगा 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओ हो गया। तो ये इक्वल टू ओ हो गया, तब अनंत हल प्राप्त होगा। तब क्या होगा, अनंत हल प्राप्त होगा। कैसा हल होगा, अनंत हल प्राप्त होगा, अनंत हल प्राप्त होगा, तथा निकाय संगत है, 10th क्लास में इसके लिए शर्त था A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 भी चेक कर लीजिएगा, 5 बटा 10 है, तो ये कट के हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2। तो ये आपका हो गया 10th क्लास के विधि से, और यहां पर आव्यूह विधि से इस प्रकार से हम लोग चेक कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, इसको हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का आप लोग जाकर एक्सरसाइज देखिएगा। एक्सरसाइज में मैंने इन सब पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से इसके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है बाबू, इससे कोई रिलेटेड आपको भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप उसका डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, thank you for watching KMC online classes.